Hello students, good morning. I will teach you history, class 10. Today your subject history में आपका फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपका जो हिस्ट्री पोर्शन में पहला चैप्टर है राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। व्हाट इज नेशनलिज्म? सबसे पहला हमको यहाँ पे जो वर्ड मिलता है, व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनल जिसे हम राष्ट्रीय, उसी से बना है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ यूनिटी। नेशनलिज्म की अगर आपको नेशनलिज्म को डिफाइन करना हो तो व्हाट इज नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ यूनिटी विद द सोसाइटी और द स्टेट, लव एंड डिवोशन फॉर द मदरलैंड एंड बिलीव इन द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ वंस कंट्री और द बेसिस एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनलिज्म। इस तरह से हम नेशनलिज्म को, यानी दिस इज इंटरनल फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट्स, इसको आप कम्युनिटी और पर्सनल एक्टिविटी में किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में आप देख सकते हो। तो नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ यूनिटी विद द सोसाइटी और द स्टेट, लव एंड डिवोशन फॉर द मदरलैंड, यानी अपनी मातृभूमि के लिए, एंड बिलीव इन द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ वंस कंट्री और द बेसिस एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनलिज्म। इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म हमारी कंट्री में भी राइज अप हुआ था और हमको यूरोप के रेफरेंस में इस नेशनलिज्म को पढ़ना है। तो इस नेशनलिज्म को पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं इसके जो एक्टिविटीज़ थी। हम जानते हैं 19th सेंचुरी में वाज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स। अगर 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं तो ये नेशनलिज्म और नेशन स्टेट्स, राष्ट्र राज्यों और राष्ट्रीयता के जो ये फीलिंग्स थी, इनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ना है। द फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट, आप अपनी बुक खोलेंगे, फर्स्ट चैप्टर में जो पहला मैप बना है, एक लेडी मशाल को लिए हुए, उसके बाद एक लोगों की लंबी रॉ लगी हुई, तो हम देखते हैं कि उसमें एक यूटोपिया, एक ऐसा आइडिया जो है डेवलप किया गया है कि उसके बारे में पढ़ने पर वो हमें एक कल्पना दर्श लगता है, एक काल्पनिक जो है यूनिवर्स लगता है। द फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू प्रिंट्स प्रिपेयर्ड इन 1848 that visualized the dream of the world depending on the democratic and social republics. नेशनलिज्म को उन्होंने डिफाइन किया है, नेशनलिज्म के उस यूटोपिया को लोगों को दिखाया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके जो आइडियाज़ थे, जो उनकी एक्टिविटी थी, मैप के द्वारा उन्होंने जो इंडिकेट करने की बात की है, द मेन आइडिया ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड नेशनलिज्म इन्फ्लुएंस्ड द सोशल एंड पॉलिटिकल सेंस ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में यूरोप की जो लिबर्टी थी, जो इक्वलिटी थी, एंड नेशनलिज्म एंड सोशल एंड पॉलिटिकल सेंस में जो पॉलिटिकल और जो सोशल एक्टिविटी को जो इन्फ्लुएंस करती है, उसी सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है।
तो बात करते हैं यहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट बिगेन 789। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 89 इन फ्रेंच and French Revolution also called the Revolution of 1789। इसको 1789 की क्रांति भी कहा जाता है। उसकी स्टार्टिंग भी इसी डेट को हुई थी। इट इज एन इन्फ्लुएंशियल इवेंट दैट मार्क्ड द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप। फीचर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म इन फ्रेंच। फ्यूडलिज्म को समाप्त किया गया था, उसके स्थान पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जो है स्टैब्लिश किया गया था। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट टू पावर। नेपोलियन बोनापार्ट आपने 9th में पढ़ा था बच्चों कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या एक्टिविटी हुई थी उसके रिवोल्यूशन होने के पहले, लेकिन क्लास 10th में आपको उस रिवोल्यूशन के होने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन से चेंजेस सामाजिक पॉलिटिकल जो भी हुए उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट टू पावर, उसका पावर में आना, विदाउट द he would have died as a common man। नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस सेवरल इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए थे, लाइक द सिविल कोड ऑफ 1804। आप उसमें सिविल कोड उसका पढ़ा होगा, जिसको उसने 1804 में उसने लॉन्च किया था। सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड कहा जाता था। इसको नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था, नेपोलियन कोड कहा जाता था। द रिवोल्यूशन गिव बर्थ टू द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी में भाईचारे की भावना। इन रेवोल्यूशन एक्टिविटीज ने पूरे वर्ल्ड को बहुत सारे आइडियाज दिए, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं आइडियाज थे। द रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड टू द सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द फ्रेंच पीपुल। स्टेट्स जनरल वर इलेक्टेड बाय सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था, जो उसका प्रोसेस था, वो चेंज होकर के अब जो है सिटीजन के द्वारा उसको इलेक्टेड किया जाता था और उसका नाम जो है नेशनल असेंबली हो गया। क्या नाम हो गया उसका? नेशनल असेंबली। एंड द रेवोल्यूशन आल्सो डिक्लेयर्ड इक्वलिटी फॉर ऑल। इक्वलिटी फॉर ऑल, यानी सब समान है। एंड ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जिसमें ट्राई कलर थे, 3 कलर थे। वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड हुआ करता था फ्रेंच के फ्लैग में, उसको चेंज किया गया। उसके स्थान पर एक नया फ्लैग बनाया गया जिसमें ट्राई कलर्स और उसको एक सिंबल बनाया गया कंट्री का। कैथोलिक चर्च गॉट इट्स बिगेस्ट ब्लो। कैथोलिक चर्च को बहुत नीचे ले उसका पतन हुआ, बहुत वो गर्त में गया। एंड मास किलिंग ऑफ कलर्जी, लूटिंग एंड अटोइंग ऑफ चर्च प्रॉपर्टी मीन, और चर्च के को काफ़ी नुकसान हुआ। बहुत से कलर्जियों को मारा गया, उनकी धन संपत्ति को लूटा गया।
तमाम तरह से उसको बहुत बैड कर दिया गया, बहुत ही ब्लो तरीके द कैन नेवर राइज अगेन, और वो फिर कभी ताकि उठ ना सके। राइज ऑफ ब्रिटेन एज पावर वर्ल्ड पावर ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी, नेक्स्ट सेंचुरी के लिए जो राइज अप हुआ महाशक्ति के रूप में, सुपर पावर के रूप में, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है सुपर पावर है। किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन जो है सुपर पावर के रूप में उभरा। इस तरह से जो है राइज ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप किस तरह से नेशनलिज्म का है डेवलप, और उसमें सबसे पहले जो एक्टिविटी चलती है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। उसके फीचर्स में आपको ये सारी पॉइंट्स बताए गए। इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में, 1769 से लेकर 1821 तक। assumed absolute power in 1799 by becoming the first consul, civil code and Napoleonic code 1804, establishment equality before law and abolished all privileges based on the birth, जो based on the birth जो privileges मिले थे उनको जो है समाप्त किया गया और लॉ के सामने सबको इक्वल किया गया। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम को भी समाप्त किया गया एंड फ्रीड प्रिजन फ्रॉम द सेफर्डम, टैक्सेशन एंड सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड एंड मिलिट्री सर्विसेज वेयर मेड मैंडेटरी। इस तरह से सारी चीज़ों को डेवलप किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, इसको समझना है नेशनलिज्म, ए फीलिंग ऑफ वंस विद द सोसाइटी और द स्टेट, लव एंड डिवोशन फॉर द मदरलैंड एंड द बिलीफ इन द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ वंस कंट्री आर द बेसिस एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म को डिफाइन किया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। इसके बाद द एज ऑफ रेवोल्यूशंस को माना जाता है जो टाइम पीरियड है 1830 से 1848, 1830 से 1848 का जो टाइम पीरियड है वो 10th सेंचुरी में उसको रेवोल्यूशन एज माना जाता है। रेवोल्यूशन एज के नाम से ये नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।